मैं संजीत कुमार आपके अपने YouTube चैनल सनी सर क्लास 12 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्मार्ट बोर्ड के साथ क्लास शुरू करने जा रहे हैं और वो भी नए सिरे से। आज तक ले जो भी मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया है बस उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं और यह आपका है स्मार्ट बोर्ड, इंटरेक्टिव स्मार्ट पैनल मैक्स ऐप का। इस पर पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और है। यह जो है स्पेशली आप लोगों के लिए ही लाया गया है और आज मैं आपका इसमें पहला क्लास लेने वाला हूं फिजिक्स का। तो फिजिक्स का पहला क्लास लेने से पहले मैं आपको कुछ याद देता हूं। इसके पहले मैंने आपको गॉस प्रमेय पढ़ाया था। गॉस प्रमेय क्या था, थोड़ा सा चलिए उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, उसके बाद जाके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ बात है, लेकिन उससे पहले हम लोग गॉस प्रमेय पढ़ लेते हैं। जैसे गॉस प्रमेय क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान तल के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब है कि यह देखिए कोई बंद सतह है इस प्रकार से, और बंद सतह के अंदर में कोई आवेश Q है, तो इस सतह से होकर के गुजरने वाला टोटल फ्लक्स का मान कितना होगा। तो इस सतह से होकर के गुजरने वाला टोटल फ्लक्स का जो मान होगा वो होगा आपका फाई बराबर Q × 1/ε0। यही आपका गॉस प्रमेय। इसको हम लिखते हैं फाई बराबर कितना, Q/ε0 भी इसको लिखते हैं। यही आपका गॉस प्रमेय है। फिर से एक बार सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान तल के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी को हम लोग गॉस प्रमेय कहते हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात और उसके अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 हम पढ़ेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में। आज पहला नंबर देखिए, इसको रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम दिया होता है। इसको यहाँ से ऐसे क्या कर दीजिए, एकदम धीरे धीरे क्या कर दीजिए, इसको यहाँ से घेर दीजिए, अपने आप ही रिवाइज हो जाता है, गायब हो जाता है। चलिए, इसके बाद देखिए हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। पहला अनुप्रयोग क्या है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में सबसे पहले है एक समान रूप से, देखिए एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है 3 जगहों पर होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह कोई खोखला गोला है अंदर से, और यह क्या है कि एक समान रूप से आवेशित है। कहने का मतलब है कि इसके सतह पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। खोखला गोला है कोई, और इसके सतह पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। मान लेते हैं कि गोला का केंद्र जो है O है, गोला का त्रिज्या R है, तो इसके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो वो भी 3 स्थान। तो पहला कहाँ पर होता है, गोला के बाहर में हम लोग कोई बिंदु लेते हैं। मान लेते हैं कि R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। दूसरा पॉइंट हम लोग गोला के सतह पर लेते हैं बिंदु P को, इसमें दूरी R मान लेते हैं, लेकिन ये वाला दूरी ज़्यादा बड़ा है, ये वाला दूरी छोटा है। तीसरा जो है, गोला के अंदर में कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम पॉइंट ले लेते हैं P, तो अलग अलग पॉइंट पर आवेशित गोला के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहले जो है आपका केस नंबर 1 है कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, कहने का मतलब है कि जब बिंदु गोला के बाहर स्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वो हम लोग गोला बनाते हैं, और गोला बनाएंगे और गोला के कारण आवेश निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार से एक हम गोला बना ले रहे हैं, और गोला का केंद्र जो है O है और इसका त्रिज्या R है, और गोला के सतह पर आवेश जो है Q एक समान रूप से वितरित है। यानी कि वितरित है कहने का मतलब है कि बटा हुआ है। जैसे देखिए, ये धातु का कोई गोला है, इस पर आवेश Q दिया गया है, और आवेश Q जो इसके सतह पर एक समान रूप से फैल गया है, और इसके कारण हमको बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु P है, हमको यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना था। क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक गॉसीय सतह का निर्माण कर देते हैं इस तरह से। लेकिन गॉसीय सतह जो हम लोग बनाते हैं वो काल्पनिक बनाते हैं। यहाँ पर मैंने जो लाइन खींचा है वो थोड़ा वास्तविक हो गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गॉसीय सतह क्या बनाते हैं, काल्पनिक बनाता है। ये है आपका गॉसीय सतह, इसका नाम दे देते हैं B, और गोला का नाम दे देते हैं A।
ठीक। और इसके केंद्र O से R दूरी पर कोई एक पॉइंट ले लिए हैं P, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका होता है। हम लोग को क्या है कि जब बिंदु गोला के बाहर स्थित हो तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला A एक गोलीय चालक है। माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला A एक गोलीय चालक है जिसके सतह पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा गोला के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला एक खोखला गोलीय चालक है जिसके सतह पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा गोले के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिसकी सहायता से गॉसीय सतह B का निर्माण किया गया है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले गॉसीय सतह B से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद कि गॉसीय सतह B से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स, गॉसीय सतह देखिए क्या लिखे हैं, गॉसीय सतह B से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो गॉसीय सतह B से होकर के गुजरने वाला टोटल फ्लक्स जो आपका होता है फाई बराबर E इंटू 4πr², E इंटू 4πr²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब कहिए कि ऐसा क्यों, तो देखिए यह जो गोला जो आपका था, ये वाला जो आपका गोला है, तो ये जो गोला है तो ये गोला का जो क्षेत्रफल आप कोई भी लीजिएगा इस प्रकार से, कोई भी इसका क्षेत्रफल लीजिएगा तो गोला का क्षेत्रफल का डायरेक्शन होता है बाहर की ओर। यही गोला है तो इसका क्षेत्रफल लीजिएगा तो इसका डायरेक्शन होगा बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र भी यहाँ से गुजरता है बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल जो होता है एक ही दिशा में होता है, जिसके कारण होता है उसके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाता है। इसी कारण से हम लोग लेते हैं इसे एक्चुअल में। देखिए फ्लक्स का फार्मूला आपका होता है फाई बराबर E a cos थीटा होता है, लेकिन थीटा का मान कितना लेना है, 0 डिग्री लेना है। अब देखिए B चूँकि गॉसीय सतह है, B यहाँ पर गॉसीय सतह है, वो भी कैसा है, गोलाकार है। तो गॉसीय सतह B है गोलाकार है तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 4πr²। इसीलिए हम क्या लिखें E इंटू 4πr² और कोस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि गॉसीय सतह B से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान फाई बराबर होता है E.4πr²। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि गॉसीय सतह जो आपका था यहाँ पर, देखिए गॉसीय सतह जो यहाँ पर है आपका, गॉसीय सतह B से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो गॉसीय सतह B के अंदर में देखिए टोटल आवेश कितना है, Q है। वो अलग बात है कि आवेश जो है अलग अलग स्थानों पर बटा हुआ है Q, लेकिन टोटल आवेश Q गॉसीय सतह के अंदर ही है। और गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी भी बंद सतह से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है। बंद सतह के अंदर में आवेश Q है और उसका कितना लिखेंगे 1/ε0। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि E बराबर हम लिख दिए यहाँ पर, देखिए फाई बराबर Q/ε0। अब समीकरण 1 और 2 से करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 में समानता क्या है कि दोनों के LHS बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर कर देंगे E इंटू 4πr² और बराबर में हो जाएगा आपका Q और बटा में ε0। अब यहाँ पर E बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/4πr² इंटू Q/ε0। इसको सजा के थोड़ा अरेंज कर देते हैं। देखिए सजा के यहाँ पर लिखेंगे ना Q/4πr² को, तो यही देखिए हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q/r²। यह जो विद्युत क्षेत्र होता है खोखले गोले के बाहर किसी बिंदु पर होता है, और यदि गोला ठोस हो, जैसे ये तो हम तो खोखला गोला लिए थे, और किसी कारण से यदि गोला क्या हो, ठोस हो, तो ठोस गोला के कारण विद्युत क्षेत्र का मान इतना ही होता है जितना कि खोखला गोला कारण होता है। चाहे गोला अंदर से ठोस रहे, चाहे गोला अंदर से खोखला रहे, उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही होता है जितना कि खोखला गोला कारण होता है। जैसे देखिए गोला है, मान लेते हैं
रुक जाइए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि गोला है, आई गोला अंदर से क्या रहे, सॉलिड रहे और इस पर आवेश रहे, इस प्रकार से वितरित रहे, तो भी इस पर विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही होगा। जैसे गोला के केंद्र हो गया, यहाँ से हम लोग बाहरी बिंदु पर कोई ले गए, यहाँ पर पी, तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, उतना ही होगा जितना कि खोखला गोलाकरण होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद अगर देखिए, इसके बाद हम लोग पॉइंट 2 देखेंगे, लेकिन पॉइंट 2 से पहले कुछ नोट है, तो नोट को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए नोट क्या है, इसको समझिए नोट को। जैसे देखिए, यदि आवेश प्लस क्यू, यदि आवेश प्लस क्यू को गोले के केंद्र पर रखा जाए तो केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही होगा जितना कि आवेश q को सतह पर रखने से होता है। कहने का मतलब है कि जैसे सतह पर हम लोग आवेश को रखें ना, तो सतह पर आवेश को रखें तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना आया आपका, E बराबर आया आपका आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² आया, ठीक। और यदि यही आवेश को आप गोला के केंद्र पर रख दीजिएगा यहाँ पर, तो इससे r दूरी पर फिर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा, इतना ही आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। तो ये आपका नोट 1 हो गया, ठीक ना। यदि आवेश Q को गोले के केंद्र पर रख दिया जाए तो उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही होगा जितना कि सतह पर रखने से हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं और यहाँ डायग्राम भी बना दिए हैं गोला के, और इसकी सतह पर यहाँ आवेश भी है अंदर में Q। दूसरा देखिए इसमें नोट है कि यदि गोलाकार चालक के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी चालक के सतह पर आवेश होता है, जैसे देखिए गोला है, इसका त्रिज्या r है, इसका केंद्र O है, और इसके सतह पर आवेश मान लेते हैं हम लोग कि Q है। गोला के सतह पर आवेश कितना है, Q है। तो विद्युत क्षेत्र हम लोग जानते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर आवेश और बटा में एरिया होता है, और एरिया का देखिए मान कितना होता है, एरिया का मान आपका होता है 4 पाई r² गोला के लिए, ठीक ना। गोला के लिए एरिया का मान कितना होता है, गोला के लिए एरिया का मान आपका होता है 4 पाई r²। तो इसका फार्मूला होगा Q और बटा में 4 पाई r²। तो देखिए वही हम नोट में लिखे हैं कि यदि आप गोलाकार चालक के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, Q/4 पाई r² हो जाता है। इसके बाद देखिए हम लोग अभी निकाले हैं कि E बराबर कितना होता है। हम लोग जानते हैं कि देखिए अभी हम लिख दिए हैं आपका कि सिग्मा बराबर कितना था, Q बटा में था 4 पाई r² था। तो इससे हम लोग Q बराबर क्या लिख लेंगे, सिग्मा और इंटू 4 पाई r² इसको लिख लेंगे। और देखिए अभी हम लोग यहाँ निकाले हैं कि आपका आया था E बराबर 1/4 पाई r² इंटू Q/r² था यहाँ पर। अब Q का वैल्यू हम पुट कर देंगे सिग्मा इंटू 4 पाई r² ई वाला यहाँ पर। तो देखिए E बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/4 पाई r², Q का वैल्यू रख दीजिए सिग्मा इंटू 4 पाई r² बटा में, इसमें बटा में तो r² है इसका, तो देखिए r² से r² हो जाएगा आपका कैंसिल। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि गोला के सतह के लिए त्रिज्या क्या होता है, कैपिटल R होता है। तो यहाँ पर कैपिटल R लिख देंगे हम लोग, जो कि मिस कर गया है। यहाँ पर देखिए कैपिटल R होगा तो r² से r² कैंसिल आपका नहीं होगा। ये वाला लाइन जो है गलती लिखा गया हमसे, इसको रुकिए डिलीट कर देते हैं तुरंत में। ये हो गया आपका डिलीट, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक। अब इसमें बचेगा देखिए आपका क्या 4 पाई r²। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r² हो जाएगा। हम लोग अभी इसके पहले पढ़े हैं कि E बराबर का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट
1/4 एप्सिलॉन नोट है और क्यू बटा में आर स्क्वायर पढ़े हैं। अब देखिए क्या करेंगे कि वहाँ पुट कर देंगे हम लोग, क्यू के जगह पर सिग्मा इंटू 4πr² इला पुट कर देंगे। तो ई बराबर का हो जाएगा आपका 4 एप्सिलॉन नोट और इंटू क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा इंटू 4πr², और वो भी कैपिटल आर लिखेंगे यहाँ पर, बटा में स्मॉल r²। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ई बराबर क्या बचेगा आपका यहाँ पर, ई बराबर आपका बच जाएगा 1/एप्सिलॉन नोट और इंटू सिग्मा और इंटू कैपिटल r² बटा में स्मॉल r²। तो ये आपका ई बराबर देखिए फार्मूला हो जाएगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नोट इंटू कैपिटल r² बटा में स्मॉल r² हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है E = सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट r² बटा में r²। अब देखिए इसमें हम लोग को पॉइंट नंबर बी पढ़ना है। पॉइंट नंबर बी क्या है कि जब बिंदु गोला के सतह पर स्थित हो, ठीक, जब बिंदु कहाँ पर स्थित हो, गोला के सतह पर स्थित हो। तो देखिए जब बिंदु गोला के सतह पर स्थित होता है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक, क्योंकि पहला पॉइंट में क्या था कि जब बिंदु गोला के बाहर स्थित हो, तो बाहर वाला तो हम लोग निकाल लिए, E = 4πr²। अब देखिए जब बिंदु गोला के सतह पर होता है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस होता है। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वो गोला बनाते हैं, इस प्रकार से वो गोला बनाएंगे। इसका थोड़ा पेंसिल का साइज क्या कर लेते हैं, थोड़ा पतला ले लेते हैं। इस बार देखिए गोला हम बनाते हैं इस प्रकार से, और गोला बना करके इसके सतह पर हम लोग आवेश दे देंगे। कितना आवेश दे देंगे भाई, तो यहाँ पर सतह पर हम लोग आवेश दे देंगे, इसका क्यू दे देंगे गोला के सतह पर, और गोला के केंद्र हम मान लेते हैं क्यू है और इसका त्रिज्या आर है। और गोला के सतह पर एक हम लोग पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर पी, और इसका दूरी कितना है, आर है। और गोला के सतह पर आवेश क्यू है और गोला का नाम ए है। इसकी सतह पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए वही प्रोसेस है। मान लेते हैं कि माना कि वो केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक है, खोखला गोलीय चालक है, जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तथा गोले की सतह पर हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। माना कि वो केंद्र और आर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक है, जिसके सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तथा गोले के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यही बात यहाँ भी लिखा हुआ है कि माना कि वो केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला एक खोखला गोलीय चालक है, जिसके सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तथा गोले के सतह पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए जो गॉसीय सतह होगा वही खुद गोला का सतह ही होगा, और जो मेन सतह होगा वही ए ही होगा। तो इस सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा आपका होगा फाई बराबर E × 4πr²। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। और गॉसीय सतह ए ही होगा आपका मेन सतह, और उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो होगा फाई बराबर आपका हो जाएगा क्यू बटा में एप्सिलॉन नोट। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। इसके बाद देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक। समीकरण 1 2 से तुलना करेंगे तो आ जाएगा आपका E बराबर, समीकरण 1 एवं 2 से आपका आ जाएगा E बराबर 4πr²। लेकिन यहाँ पर ही ध्यान रखिएगा थोड़ा कि हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे 1/4πr²। एक स्टेप गायब है जी, ठीक ना, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। और यहाँ पर देखिए E = आपका क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नोट और क्यू बटा r² हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर देखिए गोला के सतह पर ही बिंदु है, जैसे जो बिंदु हम लिए हैं गोला के सतह पर ही है, और किसी एक गोला की सभी त्रिज्याएँ आपस में बराबर होती है, तो गोला की त्रिज्या बराबर होगा तो स्मॉल r की जगह क्या हम लिख देंगे, कैपिटल R लिख देंगे। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दोनों
बराबर है ये है, क्योंकि एक ही सतह पर दोनों है यहाँ पर। तो इसकी जगह पे स्मॉल आर की जगह क्या हम लोग पुट कर देंगे, कैपिटल आर पुट कर देंगे। तो ई बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और हो जाए क्यू और बटा में कैपिटल आर स्क्वायर। हो गया इसका फार्मूला। दूसरा नंबर पॉइंट आपका हो गया क्लियर। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे पॉइंट बी तो हम लोग जान गए कि पॉइंट बी क्या होगा आपका। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इससे जुड़ा हुआ कुछ नोट देख लेते हैं। पॉइंट देखिए क्या है, चूँकि आवेश जो है गोला के सतह पर बटा हुआ है, तो आवेश गोला के सतह पर बटा हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि ई देखिए सिग्मा बराबर आपका क्या होता है जी, तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, गोलीय सतह के लिए होता है। तो इसे क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग अभी यहाँ पर निकाले हैं कि ई बराबर कितना था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्यू बटा में आर स्क्वायर था। अब देखिए क्यू की जगह हम क्या कर देंगे कि उसका वैल्यू पुट कर देंगे, उसका वैल्यू रख देंगे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को कुछ मत कीजिए और क्यू की जगह रख दीजिए सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर आपका क्या बच जाएगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नोट। यानी कि गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र का एक ये भी सूत्र होता है, कब, जब आवेश गोला के सतह पर एक समान रूप से वितरित हो तब। तो दो देखिए इसका फार्मूला हो गया, एक फार्मूला ये अभी हो गया। अब देखिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये सब तो पीडीएफ के रूप में है, इस सब को टाइप करवा के पढ़ाने में कुछ समय लगेगा, ठीक ना। अभी जो मेरे हाल फिलहाल में मेरे पास है हम उसी से काम चला रहे हैं, लेकिन हाँ बेहतर से बेहतर के लिए हम प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ अभाव है मेरे पास और उस अभाव को हम सबके साथ बार बार शेयर नहीं कर सकते हैं, बस एक बार शेयर कर दिए हैं। चलिए इसके बाद हो जाएगा, व्यवस्था सब हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर देखिए 3 क्या है आपका, पॉइंट नंबर 3 है कि जब बिंदु गोला के सतह के अंदर हो, ठीक, जब बिंदु गोला के सतह के अंदर हो तब हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक गोला खींचते हैं। एक गोला खींचने के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक गोला लेंगे इस प्रकार से और आवेश गोला के नाम दे देते हैं ए, और इसके सतह पर आवेश फैला हुआ है क्यू। तो जब भी किसी चालक को हम आवेश देते हैं ना, तो आवेश हमेशा गोला के सतह पर बढ़ता है, सतह के अंदर में कोई आवेश नहीं बढ़ता है। गोला के केंद्र हम लोग मान लेते हैं ओ, और इसका त्रिज्या मान लेते हैं आर। हम गोला के अंदर में कोई यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं पी और यहाँ से गौसीय सतह का निर्माण कर देते हैं। हालांकि गौसीय सतह काल्पनिक होता है, लेकिन हम पूरा का पूरा खींच दिए हैं। गौसीय सतह बी है जो गोला के अंदर है और इसका दूरी आर है। इसमें भी वही काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला एक खोखला गोलीय चालक है जिसके सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तथा गोले के अंदर ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान होता है। माना कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाला एक खोखला गोलीय चालक है जिसके सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तथा गोला के केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करते हैं कि गौसीय सतह बी से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। गौसीय सतह देखिए ये आपका बी जो है ना, ये वाला है, तो इसका गोली चूँकि गोलाकार है तो इसका क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका छोटा वाला त्रिज्या लेंगे तो देखिए इसका सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, इसका देखिए फ्लक्स हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद देखिए क्या लिखते हैं कि संपूर्ण आवेश जो है गोला के सतह पर वितरित है। हम लोग भी जान रहे हैं कि पूरा का पूरा आवेश कहाँ पर बटा हुआ है, गोला के सतह के बाहर बटा हुआ है। इसलिए गोला के सतह के अंदर में आवेश का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जब भी हम लोग आवेश किसी गोला के सतह पर देते हैं तो आवेश हमेशा बाहरी सतह पर बढ़ता है, अंदर के सतह में आवेश नहीं फैलता है। तो सतह के अंदर में आवेश का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए गॉस के प्रमेय के अनुसार बंद सतह से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होता है, तो गॉस के प्रमेय के अनुसार बंद सतह के अंदर गुजरने वाला फ्लक्स का मान आपका कितना होता है, तो होता है आपका फाई बराबर
Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक, गॉस के प्रमेय के अनुसार। लेकिन बंद सतह के अंदर में तो कोई आवेश है ही नहीं है, तो बंद सतह के अंदर में हम लोग आवेश कितना लिख देंगे, फाई बराबर क्या, 0 बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो इससे क्या हो जाएगा, फाई बराबर आपका 0 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मान करके इसको हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे। तो चलिए इसके बाद समीकरण 1 या समीकरण 2 को हम लोग क्या करते हैं कि बराबर करते हैं। तो बराबर करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना कीजिएगा। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग दोनों को तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर आपका आ जाता है कितना, देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, तो इतना बराबर हो जाएगा 4πr²। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर डिवाइड में भेज देंगे। तो 0 बटा 4πr² बराबर 0। कहने का मतलब है कि जब आवेश का वितरण गोले के सतह पर होता है तो गोले के सतह के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा शून्य होता है। और देखिए यही बात यहाँ भी लिखा हुआ है कि जब आवेश का वितरण किसी खोखले गोलीय चालक के सतह पर होता है तो गोले के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। यह आपका कब बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गोला के अंदर में आवेश का विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो 0 होता है। कब, जब आवेश का वितरण गोले के सतह पर होता है तब। तो इसको नोट करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए नोट में भी लिखा हुआ आपका, तो ये नोट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन एक है, ये आप सिद्ध करने के लिए है कि जब आवेश का वितरण किसी खोखले गोलीय चालक के सतह पर होता है तो उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र के मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। तो इसको तो दो तरीका से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। पहला तो एक कि अभी प्रूफ किए हैं जो कि लॉन्ग मेथड था, और दूसरा देखिए कारण सहित हम लोग बता सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब आवेश किसी गोलीय चालक के सतह पर फैलता है, जब भी आवेश किसी गोलीय चालक के सतह पर फैलता है, जैसे मान ली कि चालक है और इसके सतह पर आवेश है इस प्रकार से, तो जब भी आवेश सतह पर होता है तो यहाँ से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सतह के लंबवत बाहर की दिशा में जाता है। ये विद्युत क्षेत्र का गुण है, ठीक। तो जब भी आवेश किसी सतह पर फैलता है तो आवेश विद्युत क्षेत्र कहाँ जाता है, सतह के लंबवत बाहर की दिशा में जाता है। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह से उत्पन्न होकर के सतह से बाहर की ओर जा रहा है तो अंदर से होकर के कोई विद्युत क्षेत्र नहीं गुजरेगा, क्योंकि यहाँ से जो उत्पन्न होगा इधर चल जाएगा, यहाँ से जो उत्पन्न होगा इधर चल जाएगा, जो इधर से उत्पन्न होगा इधर चला जाएगा, इधर जो उत्पन्न होगा इधर चला जाएगा। तो इस प्रकार से अंदर से होकर के गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि जब आवेश खोखले गोलीय चालक के सतह पर वितरित होता है तो गोले के सतह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत बाहर के दिशा में गमन करते हुए जाता है। तो गोले के अंदर से होकर के कोई विद्युत क्षेत्र नहीं गुजरता है, अतः गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। तो हम समझ गए, क्योंकि जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है सब बाहर की दिशा में चल जाता है, तो अंदर से कोई विद्युत क्षेत्र गुजरता ही नहीं है, इसीलिए अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, शून्य होता है, ठीक। ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए इसके बाद है अगला हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग के एग्ज़ाम के पर्पस से है, ये नहीं, ये सब एग्ज़ाम में कभी पूछेगा नहीं। ये जब भी पूछता है तो मेडिकल के एग्ज़ाम में पूछता है या IIT के एग्ज़ाम में पूछता है। तो अभी तो हम स्पेशली 12th को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। हालांकि इसको भी बताया जा सकता है, वो डायग्राम है कि हम लोग जानते हैं कि बाहर में विद्युत क्षेत्र का मान होता है, सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, लेकिन सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो उसी को देखिए डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है कि सतह की त्रिज्या है इसका यहाँ तक, और त्रिज्या के बाहर में विद्युत क्षेत्र का मान धीरे धीरे घटते चल जाता है। इधर भी जाइएगा तो घटते चल जाता है विद्युत क्षेत्र का मान, लेकिन अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। देखिए यहाँ भी 0 लिखा हुआ, यहाँ भी 0 लिखा हुआ। तो उसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, लेकिन बाहर में धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र का मान घटते चल जाता है, और विद्युत क्षेत्र का मान अनंत पर जाके क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इससे को भी पढ़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, हालांकि तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ना है अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम पढ़ाएंगे आपको अगला क्लास में, क्योंकि ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2 है और इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है 5 नंबर का। तो काफ़ी रात हो चुकी है अभी और मेरा सोने का समय हो गया है। दिन में आज हम रेस्ट किए नहीं थे। 10 बज के कितना हो गया है, 10 बज के 18 मिनट हो गया है। तो अब तो हम तो चले आराम करने।
तो वीडियो एडिटिंग करके अपलोड करके ही सोएंगे, ऐसे नहीं सोएंगे, यानी कि सोने में 11:30 तो बज ही जाएगा, फिर भी काफ़ी लेट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का क्लास हम कर लेंगे। और देखिए यदि वीडियो का क्वालिटी कुछ ख़राब आ रहा है तो इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती मेरे मोबाइल के कैमरा की है, क्योंकि मोबाइल के कैमरा जो है स्मार्ट बोर्ड पर लिखावट को उतना अच्छा से कैप्चर नहीं करता है। इसके लिए मैंने जहाँ से मैं स्मार्ट बोर्ड लिए थे उससे पूछे तो वो बताए कि सर आपको स्मार्ट बोर्ड के लिए अलग से कैमरा लेना पड़ेगा, वेब कैमरा, लेकिन मेरे पास कुछ अभाव है इसीलिए हम नहीं ले पा रहे हैं अभी। तो इसलिए कुछ दिन तक हम मोबाइल के कैमरा से ही काम चलाएंगे, जब तक लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं हो जाएगा। और यदि मेरे छात्रों का सहयोग रहा तो वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगला दिन। तब तक लिए गुड नाइट, बाय बाय।